संविधान का भाग 5 यानी पार्ट 5 जो संघ यानी यूनियन के विषय में है। और जो आर्टिकल, ये काफी बड़ा भाग है। इसमें लगभग लगभग 100 आर्टिकल्स हैं, 52 से लेकर 151 तक। इसकी चर्चा करेंगे, शॉर्ट में ही चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 52 जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उसकी चर्चा किया जाता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये महामहिम जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास होगी। नॉर्मल लोगों को लगता है जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की शक्ति है, प्रधानमंत्री में होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो महामहिम राष्ट्रपति में होती है, और महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री समस्त कार्य करते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एक विशेष निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होती है। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित, ये ध्यान देने वाली बात है, केवल निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डाल सकते हैं। जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राज्य विधान परिषदों यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सदस्य भी इसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ में राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं और वोटिंग में भाग लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 55 यह राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर क्या है, रीति क्या है? पहला, आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चुनाव होता है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से चुनाव होता है। और ये मतदान गुप्त होता है, गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट के माध्यम से। इसमें थोड़ा सा ये बताया गया है कि जो वोट वैल्यू होती है वो कैसे होती है। जैसे मान लीजिए वैल्यू ऑफ एन एमएलएज वोट, एक एमएलए जो वोट करता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो यहाँ फार्मूला दिया गया है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाई टोटल इलेक्टेड एमएलएज डिवाइडेड बाई 1000। यानी एक जो एमएलए होता है उसके वोट की वैल्यू केवल एक नहीं होती, बल्कि उस प्रदेश की टोटल जो जनसंख्या होती है उसमें से आप डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड जो एमएलएज होते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हो 1000 से। जो आता है वो एक एमएलए के वोट का वैल्यू होता है। वो 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 200 भी, जो भी आता है। वैल्यू ऑफ एन एमपीज वोट, अब एक जो एमपी होता है यानी राज्यसभा और लोकसभा में, उसके वोट का वैल्यू क्या होता है उसको जानते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज वोट, जितने एमएलएज ने वोट किया उसका वैल्यू निकाला गया। फिर उस वैल्यू में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज को डिवाइड किया, फिर उसमें से 1000 डिवाइड किया, जो मिला वो एक एमपीज के वोट का वैल्यू होता है। ये वैल्यूएशन ऑफ द वोट्स और ये मैनर जिसके जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये कितने साल के लिए चुनाव होता है, उनका पद होता है, दैट इज 5 years, दैट इज 5 years, 5 साल के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 57 जो चर्चा करता है पुनर्निर्वाचन के लिए,
पात्रता यानी एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। राष्ट्रपति पुनः भी अपने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको पूरा करना पड़ता है। और अनुच्छेद 58 में जो चर्चा की गई है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। क्या क्या क्वालिफिकेशंस है? उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा की चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करना चाहिए। इसमें एक नोट है महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी जो लाभ की पद की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें अगर वो पहले से राज्यपाल हैं, केंद्र के मंत्री या राज्य के मंत्री हैं, तो इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए कुछ शर्तें हैं जो आर्टिकल नंबर 59 में दिया गया है। अनुच्छेद 60 यानी 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी चुना जाता है, जिसका भी चुनाव होता है या मनोनीत किया जाता है, उसको ओथ लेना पड़ता है, अफर्मेशन लेना पड़ता है। राष्ट्रपति के लिए भी है संविधान की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा भी लिया जाता है। अनुच्छेद 61 यानी 61 राष्ट्रपति पद पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल में यानी अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने के लिए प्रोविजन किया गया है। किस कंडीशन में? जैसे मृत्यु के बाद या फिर पद त्याग करने के बाद तो अपना स्थान खाली कर सकते हैं, मगर पद पे रहते हुए अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो उनके ऊपर महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी चर्चा हम शॉर्ट में करते हैं। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर संविधान उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। यह प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पूर्व एक लिखित नोटिस देना होता है, जिस पर सदन के कम से कम एक चौथाई यानी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आरोप लगाने वाले सदन में यह प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 बहुमत यानी मेजॉरिटी से पारित होना अनिवार्य है। इस दौरान राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन भी जांच के बाद आरोपों को सही पाता है और प्रस्ताव को अपने कुल सदनों के 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी से पारित कर देता है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। ये है इम्पीचमेंट यानी महाअभियोग चलाने की पूरी प्रक्रिया, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन से प्रस्ताव आ सकता है, पारित हो सकता है। फिर अगर दूसरे भी सदन से पारित हो जाता है 2/3 मेजॉरिटी से, तो पद त्याग करना पड़ता है। अनुच्छेद 62 यानी 62 राष्ट्रपति के पद में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, जैसे मान लीजिए आकस्मिक मृत्यु होती है या पद त्याग होता है, या फिर मान लीजिए इम्पीचमेंट के माध्यम से ही पद रिक्त हो जाता है, तो उस time of holding election to fill vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill casual vacancy। तो ये 6 महीने का समय होता है, तो 6 महीने के अंदर में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 63 यानी 63 भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की चर्चा हमने किया, तो अभी 63 में चर्चा की गई है भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो अपर सदन, अपर हाउस होता है यानी उच्च सदन होता है, जिसको राज्यसभा भी बोलते हैं, उसके पदेन सभापति होते हैं। यानी बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट यानी
उपराष्ट्रपति वो उसके चेयरमैन रहेंगे। अनुच्छेद 65 यानी 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, रिक्तों का निर्माण। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट or to discharge his functions during casual vacancies in the office or during the absence of president। मान लीजिए कि किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो तब तक, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के कार्य यानी कृत्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 66 यानी 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे राष्ट्रपति के लिए इलेक्टोरल कॉलेज था, वैसे उपराष्ट्रपति के लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज है। यानी कैसे चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा? मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें खास बात यह है कि नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट दे पाएंगे। मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा। एमएलएज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्यों की जो विधानसभाएं होती है उसके इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं, एमएलए वोट करते हैं, मगर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट नहीं करते। यही डिफरेंस है दोनों के चुनाव में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के चुनाव की भी है। ये आर्टिकल नंबर 66 में चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज अगेन 5 ईयर्स, 5 साल के लिए होता है इनका पद। अनुच्छेद 68 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। Time of holding election to fill vacancy in the office of vice president and the term of office of person elected to fill casual vacancy। ये 6 महीने, जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद 6 महीने के अंदर में हम चुनाव कर लेते हैं, उसी तरह उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त होने, किसी भी वजह से अगर रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर में हम उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं। अनुच्छेद 69 यानी 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन ऑफ द बाय द वाइस प्रेसिडेंट। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि एवरी इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, उनको ओथ लेना पड़ता है, अफर्मेशन लेना पड़ता है, संविधान की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। वैसे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को भी लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 70 यानी 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कॉन्टिजेंसीज। बहुत सारे अदर आकस्मिक और कॉन्टिजेंसीज सिचुएशंस पैदा होती हैं, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के काम को वाइस प्रेसिडेंट निर्वहन करते हैं, पूरा करते हैं। ये आर्टिकल नंबर 70 में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय, मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये कुछ ऐसे मैटर्स की चर्चा की गई है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, जो आर्टिकल नंबर 71 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 72 यानी 72, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। अगर कोर्ट से, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से किसी को भी दंड मिला है, कोई सजा मिली है, तो राष्ट्रपति के पास उसके बावजूद राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि उसको माफी दे दे या फिर उसको सस्पेंड कर दे या कम कर दे। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, इवन सुप्रीम कोर्ट में सजा मिलने के बावजूद भी। अनुच्छेद 73 यानी 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये एग्जीक्यूटिव पावर के विषय में चर्चा करता है संघ की कार्यपालिका की, आर्टिकल नंबर 73 में। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, एक मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। इनका काम क्या है? राष्ट्रपति को सहायता देना और सलाह देना, और ये आर्टिकल नंबर 74 में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स जो हमारे होते हैं, खासकर केंद्र के मिनिस्टर की चर्चा भी की जा रही है, उनके बारे में चर्चा आर्टिकल नंबर 75 में की गई है। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ये अटॉर्नी जनरल जो लीगल एक प्रकार से एडवाइजर होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं भारत सरकार को, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, और इनको महान्यायवादी भी बोलते हैं। तो ये इनका प्रोविजन किया गया है आर्टिकल नंबर 76 यानी 76। आर्टिकल नंबर 77, 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे भारत सरकार का कार्य है उसका संचालन किया जाना है, तो कैसे किया जाना है, किनके द्वारा किया जाना है, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 77 यानी 77 में किया गया है। 78, आर्टिकल नंबर 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य ये हैं कि वो राष्ट्रपति को कार्य की जानकारी दें और उनको सलाह दें। आर्टिकल नंबर 78 में प्रधानमंत्री 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 यही दिखते हैं, राष्ट्रपति नहीं दिखते हैं, मगर प्रधानमंत्री का काम केवल राष्ट्रपति को सलाह देना है और जानकारी देना है, राष्ट्रपति के नाम पर कार्य करना है। दरअसल है क्या कि जो हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद है वो नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, जो एक्चुअल हेड ऑफ द कंट्री होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे संविधान का ढांचा है। अनुच्छेद 79 यानी 79, संसद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ये संसद के गठन के बारे में चर्चा करता है 79, जिसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, संसद में 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो अपर हाउस होता है, इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 238 प्लस 12, 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं यानी नॉमिनेटेड होते हैं, टोटल होते हैं 250। इलेक्टेड by the elected members of respective state legislative assemblies MLAs using proportional representation with a single transferable वोट, जिसकी हमने अभी चर्चा की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो टोटल संख्या होती है 250, 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। लोकसभा की संरचना, आर्टिकल नंबर 81, कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, इसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है और इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है। इट लिमिट्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस टू 550 मेंबर्स, अप टू 530 इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स एंड अप टू 20 रिप्रेजेंटिंग यूनियन टेरिटरीज। टोटल कितने हैं? 550, 550। अनुच्छेद 82 यानी 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और नंबर ऑफ जो मेंबर सिलेक्टेड है वो भी फिक्स है, लेकिन वो एरिया का फिर से उसका समायोजन होता है, रीएडजस्टमेंट होता है आफ्टर एवरी सेंसस यानी जनगणना के बाद। आर्टिकल नंबर 82। आर्टिकल नंबर 83, संसद के सदनों की अवधि क्या होती है, इसकी चर्चा की गई है। ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट 5 इयर्स होती है लोकसभा की और 6 इयर्स होती है, 6 इयर्स होती है। ये एक्चुअली जो अपर हाउस होता है वो कभी विघटित नहीं होता, लेकिन जो मेंबर का कार्यकाल होता है वो 6 इयर्स होता है। जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 इयर्स का होता है।
और जो लोअर हाउस यानी लोकसभा का जो मेंबर्स का कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स होता है। 5 इयर्स। ये 5 साल बाद जो लोकसभा होती है वो विघटित हो जाती है, मगर जो राज्यसभा होती है कभी विघटित नहीं होती, क्योंकि वो उसको अस्थाई सदन भी बोला जाता है। लेकिन मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का। आर्टिकल नंबर 84, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, इसकी चर्चा की गई है। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होना चाहिए, लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 85 ये चर्चा करता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोरोगेशन एंड डिसॉल्यूशन। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार है उनके पास। अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी साल में कम से कम दो तो होनी ही चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग विघटन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल सलाह देते हैं कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसको विघटित कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए यह कभी भी विघटित नहीं होती। अभी हमने चर्चा की, ये कभी भी विघटित नहीं होती है। अनुच्छेद 86 यानी 86, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति तो राष्ट्र प्रमुख हैं। राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, वो दोनों सदनों को या फिर अलग अलग सदनों को या डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं या फिर उनको मैसेज भी भेज सकते हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और ये आर्टिकल नंबर 86 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल एड्रेस भी करते हैं, और खासकर दोनों सदनों को एक साथ बैठक बुलाकर आहूत करके। आर्टिकल नंबर 87 में ऐसा बोला गया है। अनुच्छेद 88, सदनों के बारे में मंत्रियों महान्यायवादी के अधिकार। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल अबाउट हाउसेस। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं और जो केंद्र के मंत्री होते हैं, सदनों के यानी दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदनों में जो कार्यवाही होती है उसमें भाग ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 89 में। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डेप्टी चेयरमैन, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 19 में 90 में की गई है। आर्टिकल नंबर 91, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन, मतलब सभापति की अनुपस्थिति में या उनके पद की रिक्ति के समय उपसभापति सभापति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। आर्टिकल नंबर 92 यानी 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। तब चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल a resolution for his removal from office is under consideration। अगर उनके रिमूवल का, उनके ऑफिस से रिमूवल का कोई भी संकल्प विचाराधीन है, तो वो पीठासीन नहीं रहेंगे, पद पर रहेंगे मगर पीठासीन नहीं रहेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ये प्रोविजन करता है कि लोकसभा में एक स्पीकर होंगे और एक डिप्टी स्पीकर होंगे। आर्टिकल नंबर 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर
एंड डेप्यूटी स्पीकर, इसकी चर्चा करी गई है आर्टिकल 94 में। आर्टिकल नंबर 95, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर अनदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। ये आर्टिकल नंबर 95 में इसकी चर्चा की गई है कि अध्यक्ष के पद रिक्त होने या फिर किसी और वजह से अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष उनका काम संभालेंगे, काम का निर्वहन करेंगे, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आर्टिकल नंबर 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल आ रिसोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने का कोई भी विचार अभी विचाराधीन है, संकल्प विचाराधीन है, तो वो अपने पद पर तो रहेंगे मगर पीठासीन नहीं रहेंगे। आर्टिकल नंबर 97, सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, इनके चेयरमैन और जो सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं राज्यसभा लोकसभा के, उनके वेतन और भत्ते की चर्चा की गई आर्टिकल नंबर 97। आर्टिकल नंबर 98, संसद का एक सचिवालय। संसद का एक सचिवालय होगा सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद की कार्यवाहियों में मदद करेगा। आर्टिकल नंबर 99, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य इलेक्टेड मेंबर्स, सभी लोगों को ओथ और अफर्मेशन यानी शपथ या प्रतिज्ञा लेना पड़ता है। पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, संविधान की शपथ लेनी पड़ती है, उसकी चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 99। आर्टिकल नंबर 100, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्रवाई करने की शक्ति और गणपूर्ति। वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 10वां भाग 10% उपस्थित होना अनिवार्य है। मान लीजिए संसद की कार्रवाई करी जानी है तो उसके लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है। मतलब संसद में अगर सारे मेंबर्स की संख्या का 10वां हिस्सा 1/10 अगर मौजूद है तो संसद की कार्रवाई चल सकती है, अदरवाइज कार्रवाई नहीं हो सकती। अनुच्छेद 101 101, स्थानों का रिक्त होना, वैकेशन ऑफ सीट्स, तो पुनर्मतदान होगा, री इलेक्शन होगा। अनुच्छेद 102, सदस्यता के लिए निरर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरियाज हैं, वो आर्टिकल नंबर 102 में दिया गया है। अनुच्छेद 103 यानी 103, सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, यानी कि डिस्क्वालीफाई किया जाना है, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वॉट एवर ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी डिस्कस्ड, इन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाना है, उससे संबंधित इस आर्टिकल में सब सारी चीजें दी गई 103 में। 104 अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरअर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति, पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड, अगर डिसक्वालीफाई हो गया, ना क्वालिफाई नहीं किए हैं या फिर उन्होंने ओथ नहीं लिया है या अफर्मेशन नहीं किया है तो संसद की कार्रवाई में बैठ नहीं सकते, अगर बैठेंगे तो उनको पेनाल्टी मिलेगी। अनुच्छेद 105 105, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार, बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं जो संसद के सदस्य हैं, पावर्स, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ, जो कमिटियां बनती है उनकी क्या अधिकार हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, उसके विषय में इसमें चर्चा की गई है। नाउ आर्टिकल नंबर 106 106, सदस्यों के वेतन और भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, जो सदस्य हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, उनके वेतन और भत्तों की चर्चा की गई।
आर्टिकल नंबर 107 107 विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। जैसे कोई बिल पास होता है, कानून बनता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रक्रिया की चर्चा 107 आर्टिकल में किया गया है, अनुच्छेद 107 में। अनुच्छेद 108 यानी 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। कभी कभी कुछ हालात ऐसे होते हैं जब ज्वाइंट सिटिंग होती है और संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की। लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर दें, जब दोनों सदनों की एक साथ बैठक होती है तो उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 109 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल से संबंधित इसमें चर्चा की गई है 109 में। अनुच्छेद 110 कोई धन विधेयक है कि नहीं है, इसकी परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा 110 में दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में इसको। धन विधेयक तब माना जाता है जब उसमें से केवल करों, सरकारी उधार और संचित आकस्मिक निधि से जुड़े विशिष्ट वित्तीय मामले शामिल हों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, वह भी केवल सरकारी मंत्री द्वारा। सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। उसे केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ बिना सिफारिशों के इसे पारित करना होता है। तो इसमें राज्यसभा के पास बहुत कम पावर है, लोकसभा के पास पूरा का पूरा पावर है धन विधेयक से संबंधित। और ये आर्टिकल नंबर 110 में इसकी चर्चा की गई। अनुच्छेद 111 111 विधेयकों पर अनुमति, असेंट टू बिल्स। कोई भी विधेयक बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट का महामहिम का साइन ना हो जाए, सिग्नेचर ना हो जाए, असेंट न मिल जाए। ये 101 ट्रिपल 111। मुझे एक बात याद आ रही, हमारे राजनीति शास्त्र के जो शिक्षक थे माननीय विजेंद्र सिंह जी, वो कहा करते थे कि इसके अंदर राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, 111 वीटो पावर फॉर द प्रेसिडेंट at least to send back once for reconsideration। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी चर्चा की गई है। ये फाइनेंशियल मैटर है, इसका स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण दिया जाता है संसद के अंदर। 112 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। 113 आर्टिकल नंबर 113 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। जो एस्टिमेट्स होते हैं वो पार्लियामेंट में उसको रखा जाता है, चर्चा की जाती है, उसके बाद पास किया जाता है। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 113 में की गई। अनुच्छेद 114 114 विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल्स। ये क्या होता है, इसकी चर्चा हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह स्पष्ट करता है कि संसद की स्पष्ट मंजूरी के बिना भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 114 के खंड 3 के तहत कानून पारित किए बिना संचित निधि से एक भी पैसा निकाला नहीं जा सकता है। यानी अप्रोप्रिएशन बिल, जब आप कभी भी ये चाहते हैं कि जो भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, उसे पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको संसद की स्पष्ट मंजूरी चाहिए और एक कानून बनाकर ही आप निकाल सकते हैं, ऐसे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 115 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। जो ग्रांट्स होते हैं उसकी चर्चा इस आर्टिकल नंबर 115 में 115 में की गई है। आर्टिकल नंबर 116 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान या अपवादानुदान, वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। ये भी ग्रांट्स की चर्चा करता है, अलग अलग तरीके की ग्रांट्स की, जो आर्टिकल नंबर 116 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। इसमें सरकारी खर्च, कराधान, टैक्सेशन और संचित निधि से जुड़े आर्थिक प्रस्ताव शामिल होते हैं। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल थोड़ा सा अलग होता है और साधारण विधेयक से बहुत अलग होता है। और इसमें इसको थोड़ा सा अगर क्लियरली जानना चाहेंगे तो इसमें हम जान सकते हैं, इसमें सरकारी खर्च, कराधान, टैक्सेशन और संचित निधि से जुड़े आर्थिक प्रस्ताव शामिल होते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं।
118 यानी 118, अनुच्छेद 118 साधारण विधायी प्रक्रिया के नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। पार्लियामेंट में कानून बनता है, कानून बनाने की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 118 में की गई है। अनुच्छेद 119 119 संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फिनेंशियल बिजनेस। जो भी फिनेंशियल बिजनेस होता है, कार्यक्रम होता है, उसको संसद में विधि बनाकर उसको विनियमन करते हैं। पार्लियामेंट में कानून बनाकर उसका विनियमन, उसको नियम के रूप में लागू करते हैं, लाते हैं। और ये आर्टिकल नंबर 119 में दिया गया है। अब आर्टिकल नंबर 120 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जो लैंग्वेज में लैंग्वेज यूज करते हैं संसद के अंदर, संसद के सदस्यों के द्वारा, एक्चुअली एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि संसद में पूरे देश के चुने हुए लोग होते हैं। वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय से भी हो सकते हैं, जिनको हिंदी इंग्लिश नहीं आता, तो अपनी लोकल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, हिंदी या इंग्लिश। इसके अलावा जो आ, 8वीं अनुसूची में दिया गया है 22 लैंग्वेज दैट कैन आल्सो बी यूज्ड। ये अनुच्छेद 120 में इसकी चर्चा की गई। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निबंधन। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट संसद में न्यायपालिका के आचरण पर चर्चा करने पर प्रतिबंध लगाता है। न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा। अब ये बात ध्यान देने वाली बात है। आप अनुच्छेद 121 यह कहता है कि संसद के अंदर आप न्यायपालिका के चरित्र और आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते। चर्चा करने का अधिकार नहीं है। आप देश के हर मुद्दे पर चर्चा करें, मगर न्यायपालिका के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते। ये आर्टिकल नंबर 121 में इसका प्रोविजन किया गया है। रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि इससे संबंधित डिस्कशन आप नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में। और ये क्यों किया गया है? ये न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, जुडिशरी की लिबर्टी के लिए। अनुच्छेद 122 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। अब ये भी बात ध्यान देने वाली बात है, जो न्यायालय या इवन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो संसद की कार्रवाई की जा रही है, वो गलत है, सही है, न्यायिक है, अन्यायिक है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, किसी बात की चर्चा कोर्ट नहीं कर सकता कि जो संसद में कार्रवाई चल रही है वो गलत है या सही है, लीगल है या इलीगल है। ये आर्टिकल नंबर 122 में इसकी चर्चा की गई। आर्टिकल नंबर 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट 123 123 ये अध्यादेश राष्ट्रपति को, जैसे मान लीजिए संसद का विश्रांति काल है, यानी संसद की कार्रवाई इस समय चल नहीं रही है, लेकिन देश को किसी कानून की जरूरत पड़ती है और किसी आदेश की जरूरत पड़ती है, तो ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का पावर प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 123 123। अब 124 आर्टिकल नंबर 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। यह चर्चा करता है कि हमारे देश में एक उच्चतम न्यायालय, यानी स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। अब इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, 3 पार्ट को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 124 ए। बी फंक्शन ऑफ कमीशन एंड सी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। इससे संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 125 न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित यहाँ पर चर्चा की गई, सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस। अनुच्छेद 126 यानी 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है, ये आर्टिकल नंबर 126 में दिया गया। एंड आर्टिकल नंबर 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। जैसे अभी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा किया, उसके अलावा जो अन्य जजेस हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है।
ये आर्टिकल नंबर 127 में दिया गया है। अनुच्छेद 128 ये चर्चा करता है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीश वो सुप्रीम कोर्ट के जो बैठकें हैं उसमें शामिल हो सकता है, शामिल होते हैं, आर्टिकल नंबर 128 के तहत। आर्टिकल नंबर 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आज ये खास बात है कि इसको अभिलेख न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों, कार्रवाइयों और फैसलों को लिखित रूप से स्थायी रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है और उनका इस्तेमाल नजीर यानी उदाहरण के तौर पर किया जाता है। जैसे जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स, इसको उदाहरण के रूप में जो यहाँ पर जजमेंट्स होते हैं उसको उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है और अभिलेख न्यायालय भी बोला जाता है। अनुच्छेद 130 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के स्थान को, पोजीशन को बताता है। ये पूरे देश में सबसे मतलब अपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी है, अपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी शीर्ष पर है। अनुच्छेद 131 यानी 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वैसे देश के पूरा जो हमारा संघ है, यूनियन है, भारत है, भारत के हर पार्ट तक और हर नागरिक तक इसका ज्यूरिडिक्शन है। अनुच्छेद 132 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन सर्टेन केसेस। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें अपील का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी उच्चतम न्यायालय के पास। आर्टिकल नंबर 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ये आपके पास पावर है। ये अपीलीय न्यायालय भी बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मिले हुए डिसीजन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 134 136 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स के द्वारा जजमेंट दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में वो सिविल भी हो सकता है और भी मैटर्स हो सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो अपीली न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 135 अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, jurisdiction and powers of the federal court under existing law to be exercisable by the supreme court। जो फेडरल न्यायालय के सारे पावर्स वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्वहन किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 136 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर अपील का कोई मैटर है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन, स्पेशल लीव भी लिया जा सकता है टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 137 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया, जजमेंट दिया गया, तो उसका भी, उसके निर्णयों, उसके आदेशों का भी पुनर्विलोकन यानी रिव्यू किया जा सकता है, किया जाता है, आर्टिकल नंबर 137 के तहत। अनुच्छेद 138 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये इसकी चर्चा इसमें की गई है। आर्टिकल नंबर 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स
कुछ मामलों का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। रिट जारी करने का पावर, सुप्रीम कोर्ट, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 32। रिट जारी करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 140 यानी 140, उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियां, एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारा पावर है, स्वतः संज्ञान लेने का, और बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिकल नंबर 140 के तहत इसको और भी ताकत प्रदान करती है, राइट्स प्रदान करती है। आर्टिकल नंबर 141, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होना, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून, कोई विधि घोषित किया है, डिक्लेयर किया है, तो वो जो लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कमिश्नरी हो, या फिर हाई कोर्ट हो, वहां पर सबके लिए बाध्यकारी है, बाइंडिंग है, सबको मानना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 142 यानी 142, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों, आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश और डिक्री, उसका प्रवर्तन और प्रकटीकरण सभी के द्वारा किया जाना है। अदरवाइज, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो संस्था हो, संस्थान हो, संगठन हो, व्यक्ति हो, नागरिक हो, कोई भी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसको माना जाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अदरवाइज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है। अनुच्छेद 143 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। कोई विधिक मामला है, संवैधानिक मामला है, कानूनी मामला है, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के से सलाह मांग सकता है, सलाह ले सकता है, सलाह लेता है। अनुच्छेद 144 144, सिविल और न्यायिक प्राधिकारों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चाहे वो सिविल हो, चाहे जुडिशियल अथॉरिटीज हो, मतलब जो भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज है किसी भी प्रकार की पूरे देश में, वो सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं जाएंगी, हर रूप में वो सुप्रीम कोर्ट के प्रो रहेंगी और एंटी नहीं रहेंगी। आर्टिकल नंबर 145 145, न्यायालय के नियम आदि, रूल्स ऑफ कोर्ट, बहुत सारे न्यायालय प्रक्रिया जो है उसका सारा नियम कायदा इसमें दिया गया है कि कैसे प्रोसीजर्स हैं, वो आर्टिकल नंबर 145 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 146, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल जजेस के द्वारा पूरा सुप्रीम कोर्ट चलेगा, वहां पर ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर ऑफिसेस होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, और बहुत सारा खर्च भी होता है। इस सब की चर्चा आर्टिकल नंबर 146 में यानी 146 में की गई। आर्टिकल नंबर 147, निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, ये बहुत सारी शब्दावली है, बहुत सारी बातें हैं जिसका यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया गया है। डिटेल में तो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे इसको। सो दिस इज अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ सो मेनी डिफिकल्ट टर्म्स, प्रोसीजर्स एंड थिंग्स। संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न में भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से जुड़े प्रश्न भी शामिल होंगे। यानी आर्टिकल नंबर 147 में इसका भी जिक्र किया गया है कि भारत सरकार का अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इससे और भी बहुत सारे अधिनियम हैं जिसका इंटरप्रिटेशन, इंक्लूजन और उसका एडॉप्शन, सब कुछ इस आर्टिकल के अंतर्गत उसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 148, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शार्ट में CAG बोलते हैं, शार्ट में CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल नंबर 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा करता है। अनुच्छेद 149 149, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, जो हमारे CAG होते हैं उनके
कर्तव्य क्या है उनके, शक्तियां क्या है, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसकी चर्चा 149 में की गई है। अनुच्छेद 150, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो संघ का भी होता है और राज्यों का भी होता है, तो उसका फॉर्म क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, उसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 150 यानी 150 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 151 यानी 151, सम परीक्षा प्रतिवेदन, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट किया जाता है ऑफिस का, सरकारी खर्चों का, राज्यों का, सर और केंद्र का, और ऑडिट रिपोर्ट जो है संसद में पेश किया जाता है सीएजी के द्वारा। ये था संविधान का भाग 5, जो बहुत ही बृहद था, लगभग 100 आर्टिकल, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, समझने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।